हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल गोइंग टू टेक अप a chapter of physical chemistry. This chapter has been a very famous and familiar topic since ancient time, and the name of topic is structure of atom, which is chapter 4 of grade 9th science book. जिस टॉपिक को आज हम टेकअप करने जा रहे हैं वो टॉपिक प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों के बीच प्रयोग और डिस्कवरी का विषय रहा है और उस टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइए इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द स्टडी इन दिस चैप्टर, लेट अस सी इन ग्रीन बोर्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, हिस्ट्री ऑफ एटम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, बोस एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, शेल्स, सब शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। तो ये रहे इस चैप्टर के कंटेंट। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं आपके पिछले क्लासेस के पिछले वर्गों के पुनरावृत्ति से, कि इस चैप्टर में जो कुछ आप पढ़ेंगे इसका थोड़ा बहुत परिचय आपको इसी बुक के पहले चैप्टर में या फिर पिछले क्लासेस में हो चुका होगा, यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत ग्रेड 5 से हो जाती है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वस्तु, पदार्थ, मैटर के डेफिनेशन से, जो आपने पहले पढ़ा है, और इसी डेफिनेशन के माध्यम से आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एटम, एटम क्या है और किस चीज़ को हम एटम कहते हैं, एटम का खोज अब तक कहाँ तक पहुँच चुका है, ये सारी बातें हम आगे जानेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले क्लास का मेमोरी से, संस्मरण से, और वो है डेफिनेशन ऑफ मैटर और सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर कहते किसको हैं। तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट इज़ मैटर। द टर्म मैटर रेफर्स टू एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास, यानी कि हम पदार्थ या मैटर उस चीज़ को कहते हैं जो कुछ न कुछ जगह घेरती हो और कुछ ना कुछ उसका वज़न हो, भार हो, मास हो, ऐसे चीज़ों को हम मैटर या फिर वस्तु कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि मैटर से दुनिया में जितने भी चीज़ आप आसपास देखते हैं, एग्जाम्पल लकड़ियाँ, ग्लास, वाटर, स्टोन्स, पत्थर, बेंच, टेबल्स, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें सब्सटेंस हैं, वस्तु हैं। ये सभी जगह घेरती हैं और ये सभी किसी न किसी तरह का अपना वज़न रखती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें फिजिक्स में या फिर साइंस की दुनिया में और केमिस्ट्री की दुनिया में पदार्थ और मैटर कहलाती हैं। तो पदार्थ आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि दुनिया में जितनी भी पदार्थ हैं उसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं या फिर उनके कितने प्रकार हैं, किस किस वर्ग में इसे बांटा गया। तो हम जानते थे पहले की क्लासेस में या पहले के जो चैप्टर्स हमने पढ़ा है उसमें हमें ये पता है कि मैटर्स दुनिया में दो ही तरह के हैं। नंबर 1 प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेस, या फिर उसे मिक्सचर भी आप कह सकते हैं। तो दुनिया में बस जो मैटर हैं वो सिर्फ दो ही तरह के हैं। नंबर 1 कि कुछ सब्सटेंस प्योर होते हैं और कुछ सब्सटेंस मिले जुले होते हैं, यानी कि मिक्सचर होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस के भी कई प्रकार हैं, जिसको हम सबसे पहले दो वर्ग में बांटते हैं। प्योर सब्सटेंस दो ही प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अब हम जानते हैं कि एलिमेंट क्या है। यहीं से शुरुआत होती है इस चैप्टर की कि एलिमेंट्स जो हैं दुनिया में वो कितने हैं और इसकी परिभाषा क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये किन चीज़ों से बने हैं। इसी से इस चैप्टर का आगे इनिशिएशन होता है और शुरुआत होता है। तो ध्यान रखें कि आपने पढ़ा था कि पदार्थ या सब्सटेंस या मैटर हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल घेरता हो
और कुछ ना कुछ उसका वज़न हो तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की कई प्रकार हैं, कई क्लास हैं, कई उसके टाइप्स हैं। उस टाइप्स में एलिमेंट्स भी एक पदार्थ है, कंपाउंड भी एक पदार्थ है, और भी दुनिया में कई चीज़ें पदार्थ हैं। लेकिन हम चर्चा यहाँ पर करेंगे विस्तृत रूप से एलिमेंट्स का डेफिनेशन के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने एलिमेंट्स का भी डेफिनेशन जानते होंगे या फिर पढ़ा होगा। इस चैप्टर में एलिमेंट्स के डेफिनेशन में जो एक चीज़ छुपी हुई है, उसी से इस चैप्टर का जो है आगे हम लोग अपडेट पढ़ेंगे या फिर आगे इस चैप्टर को लेकर के बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे, पहले तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसी से हम लोग चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट आर एलिमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। फिर से एक बार सुनिएगा कि एलिमेंट्स, हम उस मैटर को, उस सब्सटेंस को कहते हैं जो पूरी तरीक़ा से एक ही प्रकार के एटम यानी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन एक एटम है, तो हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, इसमें किसी भी तरह का दूसरा परमाणु मिला हुआ नहीं है। इस तरह के पदार्थ को हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसमें एक टेक्निकल वर्ड है एटम। अब हम समझते हैं कि एटम किसको कहते हैं। तो एटम के बारे में हम लोग जानने से पहले ये जान लें कि दुनिया में एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा पिछले क्लासेस में भी, या आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे रंगीन घरों में कुछ पदार्थों के नाम और सिंबल लिखे हुए हैं, और उसकी संख्या इस वक्त 118 है। यानी कि अब तक दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं उसकी तादाद 118 है, और इन्हीं एलिमेंट से दुनिया की तमाम चीज़ें लगभग बनी हुई हैं। तो 118 में सबसे पहले खोज की गई थी एलिमेंट्स का हाइड्रोजन और हीलियम का। उसके बाद बहुत सारे चीज़ खोजे गए हैं, जिसमें सोना है, चांदी है, लोहा, जिंक, सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फ़र, फास्फोरस एटसेट्रा, ये सारे चीज़ एलिमेंट्स हैं। तो दुनिया में सबसे पहला नंबर में एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, नंबर 1 एलिमेंट हाइड्रोजन। और अभी जो लेटेस्ट खोजा गया है एलिमेंट्स, जिसका नाम है ऑर्गेनेसन, वो है 118वां नंबर का एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन से लेकर ऑर्गेनेसन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसी एलिमेंट से दुनिया में सारी चीज़ें बनी हैं। इस 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा कि नेचर में पाए जाते हैं। बाकी जो 26 है वो लैब में सिंथेसिस के द्वारा बनाया गया है। तो हम जो है इस जानकारी के बाद कि एलिमेंट्स क्या है, दुनिया में कौन कौन पदार्थ एलिमेंट, तो फिर से एक बार सुन लें कि वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हम उसे तत्व या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लोहा, सोना, चांदी एटसेट्रा। इसकी तादाद कितनी है? 118, यानी कि 118, जिसमें 92 नेचर में पाए जाते हैं। ज़मीन के अंदर, आसमान में ऑक्सीजन है, कार्बन है, कोयला के शक्ल में, सोना चांदी की शक्ल में, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और इसकी तादाद 118 में 92 नेचर में पाए जाते हैं और 26 सिंथेसिस के द्वारा लैब में बनाए जाते हैं। और ये जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं जो बने हैं, वो अपने अपने एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो अब सवाल उठता ये है कि परमाणु हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको समझाया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जगह घेरती हैं, वजन हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कई क्लास, कई वर्ग हैं, कई टाइप्स हैं। उस टाइप में एक वर्ग, एक टाइप एलिमेंट्स का है। एलिमेंट्स की संख्या 118 यानी 118 है। और हम तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के आइटम से मिलकर बने पदार्थ को हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब हम
आते हैं एटम, जो इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम समझ लें कि एटम क्या चीज़ है, परमाणु क्या चीज़ है। तो परमाणु को जानने से पहले हम ये जान लें, पहले डेफिनेशन जानने के बाद फिर हम इसकी चर्चा करेंगे हिस्टोरिकल पहलू पर। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट एंशिएंट टाइम से एटम्स की खोज में लगे हुए हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका बनावट कैसा है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनमें कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से मूल कणस हैं, ये कैसे इसकी संरचना हुई है, ये सारा चैप्टर में हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एटम से कि एटम हम कहते किसको हैं। तो एटम का बहुत सारा डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसका। डेफिनेशन नंबर 1, व्हाट आर एटम। नंबर 1, द यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। डेफिनेशन नंबर 2, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इज रेफर्ड एज एटम। डेफिनेशन नंबर 3, the term atom comes from the Greek word for indivisible because it was thought that atom were the smallest things in the universe and could not be divided. Definition number 4 जो अब तक प्रचलित है, an atom is the smallest unit of matter or element that can't be divided into two or more fraction and retain all the chemical properties of the element. यानी कि डेफिनेशन हिंदी में जान लीजिए कि परमाणु या एटम किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम परमाणु या एटम कहते हैं। ये एटम दुनिया में आए कहाँ से, क्या ये इस यूनिवर्स के, इस पृथ्वी के मूल कण हैं, इसके बारे में हम जानते हैं इसका हिस्टोरिकल पहलू पर चर्चा करके। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं इसके हिस्टोरिकल पहलू पर हम चर्चा करते हैं कि एटम आया कहाँ से। तो इसका हिस्ट्री जानने से पहले आप याद कीजिए कि कभी फिजिक्स में, कभी जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी, यानी दुनिया का महाधमाका, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। इसमें जो है क्या कहा गया था, तो आज से लगभग 13.7 अरब यानी कि 1370 करोड़ साल पहले एक यूनिवर्स में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिस धमाका से सबसे जो मेन प्रक्रिया हुई या मेन एक्शन हुआ वो ये हुआ कि ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का फैलाव हुआ और उस धमाके की एनर्जी लेवल इतनी हाई थी कि उस धमाके से यूनिवर्स आज भी एक दूसरे से, जो भी यूनिवर्स में पिंड हैं, यूनिवर्स में बॉडीज़ हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स फैल रहा है। यानी कि बिग बैंग का लगभग 1370 करोड़ साल हो गया है, 13.7 अरब ईयर्स, लेकिन अभी भी दुनिया में इसके असरात बाकी हैं और हमारा पृथ्वी फैलते जा रहा है। तो उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, बिग बैंग में बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें मुख्य घटना है इस सृष्टि का, यूनिवर्स का फैलाव, एक्सपेंशन, कि जो सूरज बने, चांद बने, गैलेक्सीज बने, एटसेट्रा। उसमें एक काम ये भी हुआ कि छोटे छोटे पार्टिकल और कण जो तैर रहे थे वो मिलकर अणुओं का, परमाणुओं का निर्माण किए। तो दुनिया में बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग का जब धमाका हुआ था 1370 करोड़ साल पहले, उसके बाद यानी कि लगभग 4 लाख साल बाद, 3.80 लाख यानी कि 380 हज़ार साल बाद, लगभग 4 लाख साल के बाद जो धमाका से गर्मी फैली हुई थी वो धीरे धीरे ये सृष्टि कूल होता गया या ठंडा होता चला गया। ठंडा होने से क्या हुआ कि ठंडा होने के बाद जो छोटे छोटे कण थे जिसको हम क्वार्क्स कहते हैं, क्वार्क्स बने। और क्वार्क्स जो कि एक दूसरे के साथ आए और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठंडा हुआ और इलेक्ट्रॉन की ठंडा होने से गति कम हुई तो अपने तरफ ये क्वार्क जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए और आकर्षित करने के बाद परमाणु का निर्माण किए और फिर इसी तरीक़ा से परमाणु, अणु, पदार्थ, यौगिक सारी चीज़ें बनी। फिर हम वहीं एक बार आते हैं कि दुनिया में सृष्टि में जो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद
छोटे छोटे कण बने, जिसमें सबसे छोटे कण का नाम है क्वार्क। क्वार्क से सारे पदार्थ बने हुए हैं। उन पदार्थ में कुछ पदार्थ शुद्ध भी हैं, कुछ पदार्थ विशुद्ध भी हैं, जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को हम एलिमेंट्स कहते हैं, और हम ये जान चुके हैं डेफिनेशंस के कि एलिमेंट्स एटम से बने हुए हैं, यानी कि परमाणु से बने हुए हैं। और अपने आप दुनिया में परमाणु और फिर एटम्स बनने लगे। तो दुनिया में सबसे पहले परमाणु और एटम जो बने वो हाइड्रोजन और हीलियम के थे, जो आज भी इस सृष्टि में, यूनिवर्स में बहुतायात में या फिर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हुआ हिस्ट्री के एटम्स का, जो अब तक खोज की गई है कि ये छोटे कण क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आए हैं। तो ये एक दुनिया में खोज के जरिए या फिर लॉजिक के जरिए, गेस वर्क के जरिए ये जाना गया कि दुनिया में एटम कैसे बने होंगे। उसके बाद जब सृष्टि में मानव आया, इंसान आया, तो इंसानी फितरत है खोज करना। इंसान जो है फितरतन या फिर प्राकृतिक रूप से खोज करता होता है। तो इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों को खोजना शुरू किया, और इस तरह से हमारे भारत में लगभग 600 BC में आचार्य कनाड नाम के एक बहुत बड़े भौगोलिक या फिर इसे कहिए साइंटिस्ट, आचार्य, वैज्ञानिक, इन्होंने ही सबसे पहले परिकल्पना की और ये बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक छोटे छोटे कण से बने हुए हैं, जो कण इनडिविजिबल भी है और इनविजिबल भी है। यानी कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, पत्थर, ये सभी छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए हैं। ऐसे कण जिस कण को हम दोबारा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, और उस कण को हम खुले आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, और उस कण का नाम परमाणु है। तो परमाणु नाम सबसे पहले 600 BC में आचार्य कनाड ने भारत में दिया था। इसके बाद एक यूरोपियन साइंटिस्ट जिसका नाम आपने सुना होगा, उनका नाम था डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने 600 BC के 150 साल बाद, यानी कि 450 BC में, डेमोक्रिटस ने भी ये बतलाया कि दुनिया जो है, ये एक ग्रीक फिलोसोफर था। तो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ द एटम, हाउएवर द आइडिया वाज एसेंशियली फॉरगॉटन फॉर मोर देन 2000 ईयर। इन्होंने जो आइडिया दिया था कि छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं, परमाणु का नाम इन्होंने अंग्रेज़ी में एटम दिया कि ये एटम से बने हुए हैं। उसके बाद इस पर रिसर्च नहीं हुए, और लगभग 2000 साल तक या फिर ये आइडिया जो है विलुप्त रहा। इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी रिसर्च और खोज नहीं हुआ। 2000 साल के बाद एक इंग्लिश केमिस्ट पैदा हुआ, जिसका नाम बहुत ही प्रचलित है और जिसको एटॉमिक थ्योरी का जनक भी कहा जाता है, और उनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने पूरी दुनिया में एक लॉजिक और खोज के जरिए अपने एक्सपीरियंस से 1803 में, यानी 450 BC के बाद 1803 ईस्वी में उन्होंने कुछ थ्योरी दिए एटम्स के बारे में, जिनको हम द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने जो बातें बताई, उन बातों को हम लोग जानते हैं कि नंबर 1 कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। दुनिया में जितने भी मैटर हैं, पदार्थ हैं, सभी एटम से बने हुए हैं। एटम्स आर इनविजिबल एंड इनडिविजिबल, कि जितने भी एटम हैं वो अविभाज्य हैं और अदृश्य हैं, उसको हम ना तोड़ सकते हैं और ना ही उसको हम लोग देख सकते हैं। ए स्पेसिफिक एलिमेंट हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इन देम, और एक ख़ास एलिमेंट्स में, ख़ास मैटर में, ख़ास पदार्थ में एक ख़ास तरह के आइटम से बने हुए होते हैं। नंबर 4, ईच आइटम हैज़ इट्स ओन कांस्टेंट मास दैट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। नंबर 5 कि एटम्स अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एटम्स को ना ही कोई आदमी बना सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, हाँ, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको बदल सकता है। तो ये था जॉन डाल्टन्स का थ्योरी, जो ये एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये खोज की बुनियाद पर ये बताया गया था। तो अभी आपने देखा कि आचार्य कनाड 600 BC में, उसके बाद डेमोक्रिटस 450 BC में,
और फिर लगभग 2000 साल के बाद जॉन डाल्टन्स ने एक अपना थ्योरी दिया जिसको हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितने भी एलिमेंट है, सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं जिसका नाम एटम है। एटम को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, एटम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और एटम्स जितने भी बने हुए हैं वो एक ही प्रकार के हैं और एटम का साइज सभी एक। तो इस परमाणुवाद में बहुत सारी कमियां रही, जिस कमियों को फिर बाद में सुधारा गया और उस कमियों को हम लोग आगे के साइंटिस्ट को हम लोग देखते हैं। तो हम इनके कमियों को जो पूरा किया, सबसे पहला साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन, कि जो 1900 ईस्वी के या फिर अर्ली 90s में जो है 1900s में इन्होंने एक थ्योरी बनाया था जिसको हम लोग जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के नाम से हम जानते हैं। तो इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट किया। तो ये बातें यहाँ तक जॉन डाल्टन तक जो बातें थी, तो जॉन डाल्टन्स तक जो बातें थी वो सिर्फ खोज के बुनियाद पे थी। अब एटम की जो बातें होंगी वो एक्सपेरिमेंट्स के बुनियाद पर होंगी कि किस किस साल में, किस किस ईयर में, किस किस सेंचुरी में साइंटिस्ट ने खोज की। उस खोज के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एक इंग्लिश केमिस्ट सर जोसेफ जॉन थॉमसन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं। आप ग्रीन बोर्ड में देख रहे हैं एक फिगर बना हुआ है। तो इस फिगर में जो एक ट्यूब नुमा बना हुआ है, ये एक कांच का ट्यूब है। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट का बुनियाद था माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने दुनिया में 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1700 कुछ ईस्वी में, उन्होंने ये बता दिया था कि अगर किसी भी गैस में अगर हाई वोल्टेज पास किया जाएगा और उस गैस का प्रेशर लो कर दिया जाएगा तो वो गैस कंडक्टिव या कंडक्टिविटी प्रस्तुत करता है, या वो गैस चार्ज हो जाता है और वो गैस विद्युतीय हो जाता है, और फिर या वो गैस मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाता है, वो करंट पास करने लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने बता चुका था 18वीं शताब्दी में माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे के उसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने किया 1803 ईस्वी में। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक ये ट्यूब है, कांच की ट्यूब, जिसको हम लोग आम भाषा में वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है क्रूक्स ट्यूब। ये एक साइंटिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था क्रूक्स ने एक 60 इंच का एक ट्यूब बनाया था और उसमें एक छोटा ट्यूब बनाया जिसमें से इसमें लो प्रेशर करने के लिए इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जा सके। तो ये ट्यूब ले करके जे थॉमसन ने एक तरफ कैथोड लगाया, मतलब नेगेटिवली चार्ज वस्तु, और एक तरफ एनोड लगाया पॉजिटिव चार्ज वस्तु, और दोनों को एक बैटरी के टनल से जोड़ा। कैथोड को नेगेटिव टनल से और एनोड को पॉजिटिव टनल से जोड़ा। जोड़ने के बाद इसमें 10,000 वोल्ट का करंट सप्लाई किया। तो इस करंट को सप्लाई करने के बाद, और हाँ एक बात और, कि इस वैक्यूम ट्यूब में उन्होंने हीलियम गैस को भर रखा था। चूँकि वो ये जो प्रयोग कर रहे थे उसका आधार था माइकल फैराडे, और माइकल फैराडे ने ही बताया था कि उच्च वोल्ट में और निम्न ताप में कोई भी गैस कंडक्टिविटी प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि वो गैस सुचालक यानी कि विद्युत का सुचालक बन सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर जो गैस लिया, उस गैस को हम लोग जो है, गैस तो कोई भी लिया जा सकता है। माइकल फैराडे ने किसी भी गैस के बारे में कहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ हीलियम के बारे में। तो यहाँ पर जे थॉमसन ने हीलियम गैस को लिया, और हीलियम गैस को लेने के बाद नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 10,000 का वोल्ट सप्लाई किया। सप्लाई करने के बाद उन्होंने देखा तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही थी। फिर
कुछ वक्फा के बाद, कुछ अंतराल के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने इसका प्रेशर को लो कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है उससे और भी लो, बहुत ही लो। जब लो करते चले गए तो एक दिन अचानक उसे कुछ इस ट्यूब में दिखाई दी। तो उन्होंने इस ट्यूब में क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये ट्यूब कैथोड की तरफ से एक हरी रंग की किरण उसमें ट्रैवल कर रही है, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ हरी रंग की एक किरण जा रही है। तो उन्होंने इस किरण को कंफर्म करने के लिए कि ये हरी रंग ऐसा तो नहीं कि हमारा दृष्टि भ्रम हो, या ऐसा नहीं कि हमारा ऑप्टिकल इल्यूज़न हो कि किरण हो सके दूसरी जगह से रिफ्लेक्ट करके दिख रही हो, तो इसको कंफर्म करने के लिए, चूँकि जब यहाँ किरण अगर निकल रही हो तो वो किरण कैसे कंफर्म होगा कि ये वहीं से निकल रही हो? तो उन्होंने एनोड के तरफ एक कवर टाइप का जिंक सल्फाइड का प्लेट लगाया। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट प्लेट होता है, ZNS, कि इसमें कोई भी रोशनी आती है तो और भी ये चमक पैदा करता है और उसमें ये एक दाग बनाता है। तो यहाँ जो किरणें जा रही थी वो, हाँ, एक काम और किया था जे थॉमसन ने कि जिंक सल्फाइड का प्लेट लगाया, इससे पहले उन्होंने जो एनोड लगाया था, एनोड को परफोरेटेड बनाया, यानी कि एनोड में छोटी छोटी सुराख कर दी गई ताकि अगर किरण निकल रही होगी तो किरण इस परफोरेटेड एनोड से के होल से जा करके वो जिंक सल्फाइड को में दाग लगाया और जिंक सल्फाइड से ये प्रमाणित होगा कि हाँ वाकई में किसी तरह की किरणें निकल रही थी। तो यहाँ से जो किरणें निकल रही थी वो वाकई ग्रीन रंग की रेज थी, जिस बात का सबूत उन्होंने जिंक सल्फाइड में देखा कि हाँ जिंक सल्फाइड जो ग्लो करने लगी थी, इससे ये बात का पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ रेज निकल रहे हैं और वो रेज कैथोड की तरफ से ही निकल रहे हैं और वो रेज ड्यू टू 10,000 यानी कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के चलते हुआ। उसके बाद इन्होंने जांचना शुरू किया कि इन किरणों में है क्या। तो देखा कि ये किरणें छोटी छोटी कणों से मिलके बनी हुई है, छोटी छोटी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि चूँकि ये कैथोड की तरफ से निकल रहे हैं, नेगेटिव बार की तरफ से निकल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो कण थे, इस कण का उन्होंने नाम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन दिया। और इस तरह से जे थॉमसन ने 1903 में जो पार्टिकल इस एक्सपेरिमेंट से खोजा उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तो ये हो गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा और इलेक्ट्रॉन खोजने के बाद इन्होंने कुछ अपना मॉडल को या ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया। तो उस ऑब्जर्वेशन में है कि नंबर 1 कि व्हेन अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑन देयर वेयर रेज इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। दिस वाज कंफर्म्ड बाय द फ्लोरेसेंट स्पॉट यानी कि जिंक सल्फेट में। नंबर 2, when an external electric field is applied, the cathode rays get deflected towards the positive electrode, but in the absence of electric field, they travel in a straight line. Number 3, when rotor blades are placed in the path of the cathode ray, they seems to rotate. This proves that cathode rays are made up of particles of certain mass, so that they have some energy. यानी कि इन्होंने जो कंक्लूजन दिया उस कंक्लूजन में थॉमसन का यही था कि ये जो किरणें ग्रीन रंग की निकल रही हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए हैं और ये कण नेगेटिव चार्ज रखता है और इस कण में कुछ मास भी है, कुछ वजन भी है और इसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हो गई तो फिर इसी एपरेटस में, इसी तरह का एपरेटस में जे थॉमसन के तुरंत बाद सर ई गोल्डस्टीन ने उसी ईस्वी में एक प्रयोग किया कि ठीक है कि इसमें और हम लोग आगे जाते हैं कि इसमें जो ग्रीन रेज निकल रही हैं तो इसमें आखिर हुआ क्या। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो ग्रीन रेज
निकल रहे हैं और ये एक गैसियस माध्यम यानी कि हीलियम से होकर जा रहे हैं। तो गोल्डस्टीन ने उसी वक्त देखा कि ये जितने भी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो अंदर भरे हुए हीलियम गैस के पार्टिकल्स को, हीलियम गैस के जो छोटे छोटे परमाणु हैं उसको वो आयनित कर दिए, यानी कि आयनिक बना दिए। अब ये हीलियम जो है हीलियम नहीं रह के बल्कि हीलियम आयन हो गया और हीलियम आयन से जो किरणें वापस में टकरा के निकल रही थी उल्टी दिशा में, तो उल्टी दिशा में भी एक छोटी छोटी किरणें चल रही थी। तो ये किरणें उल्टी दिशा में क्यों चल रही थी? चूंकि इसका चार्ज पॉजिटिव था और ये कैथोड तरफ, जो नेगेटिव कैथोड होता है, कैथोड की तरफ ट्रैवल करने लगी। तो इस पार्टिकल का जो कैथोड के उल्टी दिशा में चल रही थी उस किरण को इन्होंने एनोड रेज नाम दिया और एनोड रेज को भी देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं और इस पार्टिकल्स को सर ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया एज ए प्रोटॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो हुआ डन बाई जे थॉमसन एंड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन बाई सर ई गोल्डस्टीन उसी एपरेटस में। इसमें बहुत सारी गतियाँ थी, ड्रॉबैक्स थी कि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी कमियां थी। इन कमियों को आगे के जो भी खोज में उनमें दूर की गई। अब हम आगे जानते हैं रदरफोर्ड के माध्यम से कि जे थॉमसन और सर ई गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या कमियां रही थी। इन कमियों को और भी आगे की चीज़ में हम जानेंगे। तो रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोजा, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज को आगे बढ़ाया उसी का स्टूडेंट यानी कि जे थॉमसन का ही स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था 1903 यानी कि 8 साल बाद, लगभग 1911 ईस्वी में। तो 1911 ईस्वी में जो इन्होंने खोज किया था उस खोज को हम लोग एक रे डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक पतला यानी कि बहुत ही वेरी थिन यानी कि बहुत ही पतला एक सोने का पेपर लिया, पत्तल लिया, यहाँ बना हुआ है गोल्ड फॉइल, ये बीच वाला ये सोने का पेपर है, पत्तल है या फिर डिस्क है। इससे चूँकि ये एटम से बना हुआ है, सोना एक एटम है, सोना एक एलिमेंट है और ये सोने के एटम से बना हुआ है। उसके सामने उन्होंने रखा एक रेडियो एक्टिव रेज का सोर्स, यानी कि यहाँ से रेडियो एक्टिव रे निकलने का, रेडियो एक्टिव रेज होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, एक सोर्स रखा और उन्होंने अल्फ़ा रेज का प्रकीर्णन किया, स्कैटरिंग किया गोल्ड फॉइल में। तो जैसे ही गोल्ड फॉइल से यानी कि जैसे ही रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फ़ा रेज, ये सारे अल्फ़ा रेज हैं, वो सामने टकराए जा कर के गोल्ड फॉइल में। तो गोल्ड फॉइल में क्या हुआ ये आप गौर से सुनिए कि गोल्ड फॉइल में ये हुआ कि कुछ किरणें गोल्ड फॉइल को, चूँकि अल्फ़ा किरणें जो है पेंट्रेशन के नाम से भी जानती हैं कि वो एक माध्यम को, एक घने माध्यम को भी पार करके या पेंट्रेट करके बाहर निकल जाती हैं। तो अल्फ़ा किरणें, कुछ अल्फ़ा किरणें सीधी दिशा में क्रॉस कर गई, यानी कि वो निकली रेडियो एक्टिव से और वो सरल रेखा से सीधे जा कर के जिंक सल्फाइड के प्लेट में टकराई और वहाँ पर इसका धब्बा नुमा एक इमेज बनाई कि यहाँ कुछ किरण सीधे आ रही हैं। कुछ किरणें गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वो विचलित हो गई, डेविएट हो गई, जैसे कि देख रहे हैं आप ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला किरण कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने के बाद गोल्ड फॉइल में टकराई, उसको पेंट्रेट की और वहाँ पर विचलित होकर के, तिरछा होकर के इस जिंक सल्फाइड के रिंग में जाकर के टकराई। और कुछ किरणें ऐसी थी कि जो गोल्ड फॉइल को भेद नहीं सकी बल्कि यू टर्न हो करके वापस आ गई, जैसा कि बीच वाला आप देख रहे हैं किरण।
तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो रदरफोर्ड ने अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग प्रयोग किया था, इस प्रयोग का नाम है रदरफोर्ड्स अल्फ़ा बम्बार्डिंग या फिर अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या उन्होंने देखा कि जब रेडियो सोर्स से अल्फ़ा किरणें निकलने के बाद गोल्ड फॉइल में जैसे ही पेंट्रेट की तो दूसरी तरफ कुछ किरणें गईं, तो कुछ तो सीधी दिशा में जाकर के जिंक सल्फाइड में निशान बनाई और कुछ अल्फ़ा रेज से टकराने के अल्फ़ा रेज गोल्ड फॉइल से कणों से विचलित होकर के डेविएट होकर के जिंक सल्फाइड में जाकर के टकराई और कुछ पेंट्रेट नहीं कर पाई बल्कि वापस फिर लौट गई। तो ये 3 तरह की चीज़ें उन्होंने देखा। तो 3 तरह की इन चीज़ों को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या पाया और क्या कंक्लूजन निकाला, इस कंक्लूजन को हम ऊपर समझते हैं। ये है गोल्ड फॉइल, इसे आप मान सकते हैं कि एटम है। तो एटम में चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से कुछ किरणें सीधे जो है जिंक सल्फाइड में जाके टकरा गई बिना विचलन के, और कुछ रेज अल्फा रेज अंदर जो गोल्ड फॉइल था उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से टकराई और डेविएट होके ये जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराई, जैसे कि यहाँ भी देखिए ये विचलित हो गई, और कुछ किरणें टकराई और सेंटर में वापस हो गई, वो पेंट्रेट नहीं कर पाई। तो इससे रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाला वो यही निकाला कि दुनिया में जो भी एलिमेंट हैं जो परमाणु से मिलकर बने हैं, तो परमाणु में कुछ हिस्से खाली हैं जिसको नाम उन्होंने कक्षा दिया, और कक्षा में जो डेविएट हुआ था किरण, उससे ये निष्कर्ष निकाला कि उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे अल्फ़ा डेविएट होकर के दूसरी तरफ निकली, और परमाणु का कुछ हिस्सा इतना सघन है और इतना ज़्यादा हेवी और घना है कि वो किरणें वहाँ से पार नहीं कर पाई और वापस लौट गई। तो उस हिस्सा को उन्होंने न्यूक्लियस और नाभिक नाम दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रदरफोर्ड का नाभिकीय एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और अल्फ़ा रेज एक्सपेरिमेंट या अल्फ़ा रेज बम्बार्डिंग, अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने जिन चीज़ों को बताया, उन चीज़ों में जो सबसे चीज़ें हैं कि रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर बताया इन्होंने इस प्रैक्टिकल के बाद, तो उसमें था नंबर 1 कि द न्यूक्लियस इज़ एट द सेंटर ऑफ एन एटम वेयर मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड द मास आर कंसनट्रेटेड। नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ए स्फेरिकल। इन्होंने बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फीयर यानी कि गोलाकार है। नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in a circular orbit similar to that way like planet orbit। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल बताया था, उस मॉडल को हम लोग फिर से एक बार हिंदी में जान लेते हैं कि नंबर 1 कि जितने भी परमाणु हैं, एटम हैं, वो अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युतीय रूप से उदासीन कण से बने हैं जो धन आवेशित नाभिकों और उसके बाहरी भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं से बना हुआ है। नंबर 2 परमाणु का कुल धन आवेश और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्र में संचित रहता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नंबर 3 परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। नंबर 4 परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में उपस्थित धनावेशों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। तो इसको हम लोग फिर एक बार चित्र में समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल और एक स्ट्रक्चर बताया। तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में धन आवेश
केंद्र में रहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहते हैं, और नेगेटिव चार्ज चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज के घूमते रहते हैं। और एक परमाणु में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, मान लीजिए कि +4 है, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। यानी कि विद्युतीय रूप से कंडक्टिविटी के मामले में परमाणु नेचुरली उदासीन होते हैं। यानी कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। और इसकी सारी ऊर्जा जो संचारित होती है वो केंद्र से होती है और नाभिक से होती है, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस और हिंदी में नाभिक दिया। तो ये है परमाणु का मॉडल। अब लास्ट में हम लोग आते हैं कि इसके बाद रदरफोर्ड के तुरंत बाद 4 साल के बाद एक और साइंटिस्ट का उदय हुआ जिसका नाम था नील बोर्स। तो नील बोर्स ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और इसके एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग जो है प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटिनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने नील बोर्स ने क्या बताया था, इसके बताने के बाद हम परमाणु संरचना का पार्ट 1 का समापन करेंगे और परमाणु संरचना का पार्ट 2 वीडियो हम बनाएंगे और शुरुआत करेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो 1915 ईस्वी में नील बोर्स ने, देखिए, तो नील बोर्स ने रदरफोर्ड के बाद परमाणु का जो मॉडल बताया था, जिसको हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसमें है नंबर 1 कि द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम आर प्लेस्ड इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। नंबर 2, द एनर्जी लेवल्स ऑफ दीज सेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड वाया क्वांटम नंबर्स। नंबर 3, electrons can jump to higher levels by absorbing energy and move to lower energy levels by losing or omitting its energy. As long as an electron stays in its own stationary, there will be no absorption or emission of energy. Number 5, electrons revolve around the nucleus in these stationary orbits only. Number 6, the energy of the stationary orbits is quantized. तो नील बोर्स ने 1913 में रदरफोर्ड के जो कमियां रही थी, जो दोष रहे थे, उसको सुधारते हुए एक मॉडल दिया था जिसको हम लोग क्वांटम सिद्धांत मॉडल के नाम से जानते हैं। और उस सिद्धांत के मुताबिक पहली बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। आप समझिएगा यहाँ कि मान लीजिए ये परमाणु बना हुआ है, तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस क्या चीज़ होता है, कैसा होता है, इसके बारे में जान लीजिए। तो कि जो इलेक्ट्रॉन के और ये जो कि परमाणु के सेंटर में एक नाभिक होता है और इस सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। और ये एक तयशुदा रास्ते या कक्ष में घूमते हैं। यानी कि ये जो नाभिक है, तो नाभिक के चारों तरफ एक कक्ष बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ से घूम रहे हों, सब इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो एक किसी न किसी कक्षा और किसी न किसी एक रास्ता से होकर गुजरते हैं। और उस रास्ते के अंदर भी छोटे छोटे रास्ते हैं। तो मेन रास्ते को इन्होंने शेल कहा, कक्षा कहा, जिसको इन्होंने डिनोट किया। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं नील बोर्स के मुताबिक कि जितने भी परमाणु हैं उसके बीच में नाभिक होता है सेंटर में, और इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और हर कक्षा का एनर्जी और नाम अलग अलग है। इन्होंने पहला कक्षा का नाम K, दूसरा का L, तीसरा का M, चौथा का N, O और इस तरह से P रखा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये एटॉमिक मॉडल नील बोर्स ने प्रस्तुत किया था। नील बोर्स ने जो प्रस्तुत किया, ये एटम्स की दुनिया में या एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में एक उल्लेखनीय कार्य था। और इसी के आधार पर एटम का आज स्ट्रक्चर बनाया जाता है और एटम का स्ट्रक्चर हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो हम इस वक्त इस क्लास में विदा लेते हैं। इसका पार्ट 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 के वीडियो को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप बार बार देखें, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, और इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स।